मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 8वीं ज्योग्राफी यानी भूगोल की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सागरी धाराएं यानी ओशन करंट की पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 हमने पहले अध्ययन कर लिया है। तो आइए बच्चों, सागरी धाराएं यानी ओशन करंट से संबंधित पार्ट 2 में आज हम बच्चों देखेंगे विस्तार से। बच्चों, मैं CS पटेल, BTC MCGM मुंबई से। तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे सागरी धाराओं की। पिछली बार हमने बात की थी, तो आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे और सागरी धाराओं के बारे में विस्तार से देखें। यस बच्चों, तो हम सागरी धाराओं की बात करें बच्चों, तो जैसा कि पिछली बार अर्थात पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी, तो बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आपको आगे ले चलेंगे। तो बच्चों, जिस हमने देखा था बच्चों, आपको याद दिलाएं कि 1992 में प्रशांत महासागर में एक अजीब घटना हुई थी और एक मालवाहक जहाज जो कि हांगकांग से अमेरिका की ओर निकला था बच्चों। और बच्चों, यस, हमने चर्चा की थी कि किस तरह से उस पे जो जहाज में खिलौने लदे थे रबर के, और बच्चों वे कंटेनर, वह जो कंटेनर था महासागर में जब गिर गया बच्चों, टूट गया, तो उसके बाद करीब 28,000 रबर से बने हुए खिलौने पानी पर मनी महासागर पर तैरने लगे। और बच्चों, इसके बाद हमने चर्चा की थी कि ये किस तरह से वो खिलौने बच्चों कई धीरे धीरे बहते हुए इस महासागर में बच्चों बहुत दूर तक निकल गए। हमने चर्चा की थी वो तमाम स्थलों की, इसकी जनवरी 92 में कहाँ पहुँचा, 95 कहाँ, नवंबर 92 कहाँ, इसके बाद 96 में। ये हमने इसकी चर्चा पार्ट 1 में की थी बच्चों। तो आइए बच्चों, इस क्रम में हम और समझेंगे कि आखिर में ये सब जो है किसके कारण हो पाता है, यानी अगर सागर का पानी स्थिर होता तो क्या ये सब हो पाता? नहीं हो पाता। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सागरीय धाराओं की बात करेंगे। इस क्रम में पार्ट 1 से आगे बढ़ते हुए हम सागरीय धाराओं की बात करेंगे। जिन खिलौनों की हम बात कर रहे थे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये रबर के खिलौने थे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगर पृथ्वी के परिभ्रमण की बात करें कि पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में सागरी धाराएं दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के अनुसार बहती है। ये बच्चों हमने पिछली बार भी चर्चा किया था इसकी, कि किस तरह से जो परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो सागरी धाराएं हैं वो दक्षिणावर्त घड़ी की सुई के अनुरूप बहती हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको रिवाइज कराएं यहाँ पर पॉइंटर की मदद से, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। ये सब आपको यहाँ एक बार फिर से याद दिलाएं। बच्चों, जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस घड़ी की सुई के अनुरूप, राइट, तो घड़ी की सुई किस तरह से चलती है बच्चों? इस तरह से, ये आपको ध्यान रखना है, घड़ी की सुई के अनुरूप। और बच्चों आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि वहीं दक्षिणी गोलार्ध की जब बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी इस तरह से। आगे हम इसको देखेंगे और इसी संदर्भ में। तो बच्चों, अगर हम बात करें, हमने ये पढ़ा है कि सागरी धाराएं मुख्यतः सागरी जल के तापमान, लवणता यानी सैलिनिटी एवं घनता यानी डेंसिटी और वैसे ही ग्रहीय पवनों के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी बच्चों हम प्लेनेटरी विंड्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो सागरी धाराओं की बात कर रहे हैं, ये बच्चों सागरी जल के तापमान, लवणता और घनता तथा जो ग्रहीय पवन हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं, उनके कारण उत्पन्न होती हैं। तो इनको भी आगे हम देखेंगे विस्तार से। बच्चों, तो इसी संदर्भ की अगर बात करें महाद्वीपीय संरचना यानी कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो तट के आकार के अनुसार सागरीय धाराओं की दिशा बदलती है। बच्चों, सागरीय धाराओं की सामान्य गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। बच्चों, सागरीय धाराओं को गर्म व ठंडी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, जिसे पार्ट 1 में हमने देखा हुआ है। बच्चों,
आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, सागरीय धाराओं का मानवीय जीवन पर प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ ओशन सरफेस करंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, इसको हम देखने वाले हैं। यस बच्चों, यानी तटीय प्रदेशों में सागरीय धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस बच्चों, गर्म धाराएं जिन ठंडे प्रदेशों के तटों से गुजरती है वहाँ जलवायु गर्म हो जाती है और बच्चों कुछ प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है। उदाहरण के रूप में देखें, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अलास्का एवं जापान के पास बहने वाली गर्म धाराओं के कारण वहाँ की ठंड की तीव्रता कम होती है और मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें हमने बात की जापान की। यस बच्चों, तो जो कि जापान स्क्रीन पर आप यहाँ देख पा रहे हैं। यस, हमने कहा कि यहाँ पर जहाँ पर जो गर्म धाराएं बहती हैं बच्चों, यस, और उन गर्म धाराओं के कारण जिस क्षेत्र से होकर बहती है, स्वाभाविक है कि अगर वो ठंडा क्षेत्र है बच्चों तो ऐसे में उससे प्रभावित करती हैं और जो ठंड की तीव्रता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। और इसीलिए बच्चों यही कारण है कि ऐसे ठंडे क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं, हार्बर हैं, वे ठंड में नहीं जमते हैं। तो इस पर किसका असर होता है बच्चों? धाराओं का असर होता है, ओशन करंट्स का असर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, धाराओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ यदि सागरीय धाराएं नहीं होती तो समुद्र एवं महासागर का पानी स्थिर होता। तो बच्चों, जीआईएफ इमेज आप देख रहे हैं, ऐसे पानी में सजीवों के लिए आवश्यक भोजन की पूर्ति नहीं होती अगर महासागरों में हलचल नहीं होती। तो परिणाम क्या होता बच्चों? अगर सागर का जल स्थिर होता तो परिणाम होता सागरीय जीवन एवं जो परिसंस्थाएं हैं जैसे यस वो सीमित रह जाती। यस, लेकिन ऐसा नहीं है। तो महासागरीय जल की जो बात करें इसमें मोमेंट है, गति है, ओशन करंट की हम बात कर रहे हैं। आए बच्चों, हम बात करें अगर गर्म एवं शीत धाराएं जहाँ एकत्र आकर मिलती हैं उन भागों में वनस्पतियाँ, काइयाँ, शैवाल इत्यादि की वृद्धि होती है। और बच्चों, स्क्रीन पर अगर आप देखें, हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं तो जिस प्लैंकटन की बात कर रहे हैं ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो जहाँ पर गर्म और शीत धाराएं मिलती है वहाँ पर काइयाँ, शैवाल, ये और जो प्लैंकटन की बात करें बच्चों, ये बड़ी मात्रा में वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और बच्चों, ये मछलियों का भोजन है और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर मछलियाँ यहाँ पर आती हैं और उनका प्रजनन होता है और उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ती है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों। जेलीफिश स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। महासागरों की अगर विशेषता बताएं अगर मछलियों के संदर्भ में तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर ये जेलीफिश है जो कि बहुत चर्चित फिश मछली तरह तरह के रंग की होती है। ये जेलीफिश जो कि महासागरों में पाई जाती है। तो बच्चों, हमने कहा कि इसलिए ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे भाग में व्यापक मत्स्य क्षेत्र विकसित हुए हैं। बच्चों, अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास ग्रैंड बैंक, यूरोप महाद्वीप के पास डागर बैंक बहुत ही चर्चित नाम है। बच्चों, स्क्रीन पर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यस नॉर्थ सी, यहाँ पर आप देखिए डागर बैंक लिखा हुआ है, हम आपको राउंड करके बता रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये बच्चों, यस आप देख सकते हैं डागर बैंक की बात कर रहे हैं जो कि यूरोप महाद्वीप के पास। और बच्चों, दाहिनी ओर स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये है ग्रैंड बैंक का एक दृश्य, अमेरिका महाद्वीप के पास है जो कि बड़े पैमाने पर यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो वहाँ का एक दृश्य आप जो है कह सकते हैं, वहाँ की इमेज आप देख पा रहे हैं। राइट, तो किस तरह से जहाज़ों का इस्तेमाल जो मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो ग्रैंड बैंक की हम बात कर रहे हैं जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास। तो बड़े अगर बैंकों की बात करें, ग्रैंड बैंक का मतलब बच्चों ये मछलियों के पकड़ने का बड़ा क्षेत्र है, ये जो कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास है। और ये जो डागर बैंक देख पा रहे हैं ये बच्चों यूरोप महाद्वीप के पास। तो चलिए बच्चों, ठंडी और गर्म धाराओं का जब संगम होता है तब उन क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। अब बच्चों जरा समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे कोहरे जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, लेब्राडोर करंट जो देख रहे हैं, ये देखिए लेब्राडोर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लेब्राडोर जो धारा है बच्चों, ये ठंडी धारा है। यस,
और बच्चों ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए गर्म धारा है जो कि रेड से है। तो बच्चों गर्म और ठंडी धारा जहाँ पर आकर मिलती है और वहीं बच्चों बनता है ग्रैंड बैंक, जिसकी हम चर्चा अभी थोड़े समय ही पहले कर रहे थे। और बच्चों ये देखिए विश्व के सबसे बड़े अगर मछलियों के पकड़ने के क्षेत्र हैं तो स्क्रीन पर हमने जो अभी चर्चा की ग्रैंड बैंक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके पहले हमने डॉगर बैंक की भी चर्चा की थी बच्चों, जो कि यूरोप की, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस हिस्से को आप देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ देखिए न्यू फाउंडलैंड है, बहुत चर्चित नाम है यस। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों जो ग्रैंड बैंक की हम बात कर रहे हैं ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गर्म जो जलधारा है, गर्म जो गल्फ स्ट्रीम है और लेब्राडोर धारा है, यहाँ पर आकर के इसका संगम होता है, यानी यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर घने कोहरे का निर्माण होता है इस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठंडी धाराओं के कारण ध्रुवीय प्रदेशों से हिमशैल बहकर आते हैं। तो बच्चों हम अगर बात करें हिमशैल की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ठंडी धाराओं के कारण ध्रुवीय प्रदेश से हिमशैल, बड़े बड़े हिमशैल, तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे बच्चों बड़े बड़े हिमशैल बह कर आते हैं और ऐसे हिमशैल सागरीय परिवहन के मार्ग में आ जाए तो जहाज़ों के लिए खतरनाक सिद्ध होते हैं। राइट बच्चों, तो इतने बड़े बड़े हिमशैल अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये जो हिमशैल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये तो आप ऊपरी इसका हिस्सा देख रहे हैं बच्चों, इसके अंदर यानी नीचे भी, यस बच्चों, नीचे भी जो है काफ़ी मात्रा में ये जो है कि अगर हम हिमशैल की बात करें बच्चों तो ये नीचे तक जो है ये सागर में नीचे तक रहते हैं बच्चों, और जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है शिप के लिए, जो पानी वाले जहाज है बच्चों, ये उनके लिए खतरे की स्थिति बनी रहती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि हिमशैल किस तरह से बच्चों सागरीय परिवहन के मार्ग में जो आते हैं तो कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं जहाज़ों के लिए, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। सागरीय धाराएं जल परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं बच्चों। अगर सागरीय धाराओं की बात करें तो ये परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों इतना बड़ा जहाज जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों जो कि इसमें देखिए बड़े बड़े कंटेनर लदे हुए हैं और बच्चों इतना बड़ा जहाज जो कि मालवाहक जहाज है। आप सोचिए कि अगर समुद्री जो धाराओं की बात करें, सागरीय धाराओं की बात करें, इसके अनुसार अगर परिवहन हो रहा है तो बच्चों जो जहाज़ों की गति बढ़ती है और ईंधन की बचत होती है। तो देखिए बच्चों सागरीय धाराओं का कितना फायदा है। तो एक महत्वपूर्ण फायदा ये है परिवहन में किस तरह से सागरीय धाराएं सहायक होती हैं, सहायता करती हैं। अगर उसी दिशा में, जिस दिशा में जो जहाज है बच्चों उसको जाना है तो सागरीय धाराओं के अगर अनुरूप जो है परिवहन होता है तो जो जहाज़ों की गति बढ़ती है और ईंधन की बचत भी होती है और इसके साथ ही यातायात का खर्च भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सागरीय धाराओं की अगर लाभ की बात करें, फायदे की बात करें तो किस तरह से मनुष्य उनका उपयोग करता है। तो चलिए बच्चों और तमाम रोचक जानकारियों के संदर्भ में देखेंगे। ठंडी सागरीय धाराओं के पास तटों पर वृष्टि यानी वर्षा की मात्रा कम होती है बच्चों। जहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती, ठंडी का मतलब जो ठंडी सागरीय धाराओं की बात करें, जब ठंडी सागरीय धाराएं जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है बच्चों, अगर किसी समुद्र तट के पास, जो कि अगर हम बात करें बच्चों कि ये ठंडी सागरीय धाराओं जो धारा बह रही है तो उसके जो निकटवर्ती यानी पास के जो क्षेत्र हैं बच्चे वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पेरू के पास देखिए, ये अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो एरो के द्वारा हम दिखा रहे हैं ये जहाँ पर ठंडी धारा गुजरती है बच्चों, जिसके कारण जो है ये पेरू की बात करें या बच्चों दक्षिणी अमेरिका में जो चिली की अगर बात करें तो चिली, तो ऐसे क्षेत्र में ये यहाँ पर बच्चों ठंडी सागरीय धाराएं के गुजरने के कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें बच्चों, यहाँ से भी ठंडी धारा गुजरती है जिसके कारण जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र भी बन गया है। तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है। राइट बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए इसी क्रम में और आगे बच्चों हम गहरी
सागरी धाराओं की बात करें, डीप ओशन करंट्स की बात करेंगे। बच्चों 500 मीटर से अधिक गहरे जल में भी धाराएं होती हैं और उन्हें गहरे जल की धाराएं कहते हैं। गहरी धाराएं महासागरीय जल के अलग अलग भागों के तापमान एवं घनत्व में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। तो बच्चों इन्हें तापीय लवणता अभिसरण यानी थर्मोलाइन सर्कुलेशन कहा जाता है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर हम बात करें थर्मोलाइन सर्कुलेशन की, तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये जिसकी हम बात करें थर्मोलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, यस, और यहाँ पर जो हेलोकाइन आप देखिए तो ये देखिए वार्म यहाँ लिखा हुआ है, वार्म कोल्ड, और यहाँ पर फ्रेश और सेल्टी लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों जो 500 मीटर से अधिक गहरे जल की जो धाराएं होती है, वो गहरे जल की धाराएं बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। ये जो आपको मोटे ये अगर लकीर के रूप में दिखाई दे रही है बच्चों, तो ये देखिए ये जो ठंडी धाराएं हैं बच्चों वो ब्लू कलर से दिखाई दी गई हैं और उनकी जो दिशा है एरो है इस तरह की है, ये ठंडी धारा है। और बच्चों ये जो धाराएं आप देख पा रहे हैं इस कलर से जो दिखाई गई है, ये जो है गर्म धारा है। तो बच्चों ये कहाँ पर बहती है? बच्चों ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं विश्व के ये अगर महासागरों की बात करें तो इन महासागरों में किस तरह से बहती है, एरो के द्वारा दिखाया गया, उनकी जो दिशा है ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये 500 समुद्र के नीचे यानी जो सरफेस है समुद्र का उसके नीचे 500 मीटर से अधिक गहराई पर यानी आधा किलोमीटर के नीचे ये बहती हैं बच्चों। यानी ध्यान रखना है कि जब हम गहरे सागरी धाराओं की बात करते हैं तो 500 मीटर से भी अधिक जो गहराई में ये बच्चों नीचे बहती हैं उसे इस तरह की यानी गहरी सागरी धाराएं डीप ओशन करंट कहा जाता है। तो चलिए बच्चों ये ध्यान रखिए, गहरी सागरी धाराओं की बात करें, डीप ओशन करंट की बात करें बच्चों, ये मुख्यतः महासागर के नितल तक बहती हैं, राइट। ध्यान रखिए ये जो गहरी सागरी धाराएं हैं ये महासागर के नितल तक बहती हैं और ये सागर जल की सतह के नीचे नदियों की तरह सतत बहती हैं यानी लगातार बहती हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, नदियों को बहना तो आपने देखा होगा कि नदी किस तरह से बहती है, लेकिन बच्चों अगर महासागर की बात करें और महासागर में सागरी धाराओं की बात करें और सागरी धाराओं में जो डीप ओशन करंट्स हैं यानी गहन सागरी धाराएं हैं बच्चों, जिस उसे आप समझ सकते हो ये 500 मीटर समुद्र की जो सरफेस है वहाँ से 500 मीटर नीचे से बहती हैं और कहाँ तक बहती हैं, नितल तक बहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ध्यान रखिए बच्चों उनकी जो दिशा के संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी। ये जो देख सकते हैं इनकी दिशा यहाँ तीर के द्वारा बताई गई है, ये किस तरह से बहती है और कहाँ ठंडी है और कहाँ गर्म है, ये बच्चों ये आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है ठंडी धारा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गर्म धारा, तो ये गर्म धारा है यस, और इसकी दिशा ध्यान रखिए। और विश्व के मानचित्र में राइट ध्यान रखिए बच्चों, यस जो कि ये विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर देख पा रहे हैं, ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा देख पा रहे हैं, नीचे 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, राइट। तो ये काड़ा खाड़ा अपने दिमाग में जरूर रखिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आज बच्चों हम अलग अलग भागों में पानी का तापमान भी गहरी सागरी धाराओं के उत्पन्न होने का कारण है। गर्म पानी की लवणता जो सैलिनिटी होती है बच्चों वो कम होती है और उसका घनत्व भी कम होता है। ऐसा पानी जब सतह पर आता है तब ठंडा और अधिक घनत्व का पानी नीचे जाता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जब यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे हैं और इसके बीच में जो डीप करंट है उसका एक जो इमेज है वो आपके सामने रखा गया है, राइट। इस डीप करंट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ऐसा पानी जब सतह पर आता है तब ठंडा और अधिक घनत्व का पानी नीचे जाता है। इस तरह से बच्चों ऊपर नीचे अगर धाराओं की बात करें तो इन संचार के कारण धाराओं का निर्माण होता है। यस बच्चों, तो गर्म पानी की जो लवणता है सैलिनिटी हमने कहा कम होती है और उसका घनत्व भी कम होता है इस बच्चों। और वही ऐसे इस तरह का पानी जब सतह पर आता है और तब ठंडा और अधिक घनत्व का पानी नीचे जाता है। इस तरह से जो सर्कुलेशन है यानी हम करंट की बात करें, धाराओं की बात करें, इस क्रम में वो लगातार चलता रहता है। तो ये बच्चों हम बात करें महासागरीय धाराओं की बात करें बच्चों, सामान्यतः ग्रीनलैंड एवं यूरोपीय महाद्वीप क्षेत्रों में सतही जलधारा अधिक गहराई की ओर बहती है। तो बच्चों अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो स्क्रीन पर ये आप देख पा रहे हैं, यस
तो ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करें, यूरोपीय महाद्वीप क्षेत्रों में सतही जलधारा अधिक गहराई की ओर बहती है और यह जलधारा गहराई में ही अंटार्कटिका महाद्वीप तक बहती हुई चली जाती है। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ये जो है, जो जिस जलधारा की बात करें, यानी सागरी धारा की बात करें बच्चों, ये गहरी जो है कि यानी जो गहराई की अगर बात करें बच्चों, ये जलधारा गहराई में ही अंटार्कटिका महाद्वीप तक बहती हुई चली जाती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये साउथ पोल की ओर देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ से आगे उसका संचार सागरी सतह की ओर होता है। चलिए ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़े। इस प्रकार से संपूर्ण सागर के जल का पुनर्वितरण होता है और बच्चों ऐसे पुनर्वितरण के लिए 500 वर्षों का समय लग जाता है। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए कि सागरी जल की जो हम बात करें बच्चों कि किस तरह से उनका पुनर्वितरण होता है, यानी बच्चों धीरे धीरे सागरी जल किस तरह से बदलता है, यानी क्षेत्रों के बदलने की हम बात करें, पुनर्वितरण की बात करें, और सागरों के जल के परिवर्तन की अगर बात करें बच्चों, तो इस तरह का परिवर्तन के लिए, पुनर्वितरण के लिए लगभग 500 वर्ष लग जाते हैं। तो बच्चों 500 वर्षों का समय एक लंबा समय होता है, यानी धीरे धीरे सागरी जल किस तरह से परिवर्तित होता है, जिसमें जो गहन सागरीय जो धाराएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस बच्चों तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे संचार को वाहक पट्टा संचार भी कहते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं वाहक पट्टा संचार। राइट, तो ये गहन सागरी धाराओं की हम बात कर रहे हैं। गहरी सागरी धाराओं के महत्व की बात करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स। तो चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गहरी सागरी धाराओं की बात करें बच्चों, हमने कहा कि 500 मीटर समुद्र का जो सतह है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र तल आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए 500 मीटर की दूरी जो है, यानी आधा किलोमीटर, राइट, यहाँ पर दिखाया गया है स्केल। तो ये 500 मीटर के नीचे, 500 मीटर के नीचे जो गहरी सागरी धाराएं बहती हैं, और बच्चों देख सकते हैं इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और जो रेड रंग से दिखाई गई, राइट, यहाँ पर देखिए ये गर्म धाराएं हैं, और ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाई गई है ये ठंडी जल धारा है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ताप एवं लवणता से प्रेरित अभिसरण के कारण सागरी जल में बड़े पैमाने पर हलचलें होती हैं। बच्चों इस अभिसरण के कारण सागरी जल सतह से नितल की ओर और नितल से सतह की ओर लगातार, तो इस तरह से जो सागर जल की हम बात करें बच्चों, महासागरों का जो पानी है, जल है, अभिसरण के कारण ये बच्चों नितल की ओर, यानी जो सतह से नितल की ओर और नितल से सतह की ओर, ये बच्चों ध्यान रखिए, इस तरह से लगातार वो संचारित होता रहता है। सतही भाग का गर्म जल नितल की ओर जाता है और नितल का पोषक तत्वों से समृद्ध जल ऊपर आता है। तो जो सतही भाग का गर्म जल है, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, राइट, तो स्वाभाविक है कि ऊपर अधिक होता है। तो जो सतही भाग का जो गर्म जल है वो नीचे की ओर था, नितल की ओर जाता है, ये नीचे की ओर अगर बात करें, और फिर जो नीचे का यानी नितल का जो पोषक तत्वों से जो समृद्ध जल है फिर ऊपर आता है। तो बच्चों इस तरह से ये जो क्रिया है, ये क्रिया लगातार होती रहती है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगर आधुनिक उपकरणों की बात करें बच्चों, समुद्र को जानने की, महासागरीय धाराओं को पता करने की, किसी संदर्भ में जानने की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया गया नीचे की ओर। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आइए तो हम अभ्यास की ओर बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने पार्ट 2 अध्ययन किया सागरीय धाराओं के संदर्भ में, आइए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, गर्म एवं ठंडी धाराएं जहां एकत्र आती हैं उन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ओस, यानी पहला ओस, दूसरा तुषार, तीसरा हिम और चौथा घना कोहरा। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, तो कौन सा विकल्प सही होगा? ओस, हिम, तुषार या घना कोहरा, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं एकत्र मिलती हैं। बच्चों आपको याद होगा, हमने उदाहरण दिया था गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर का, आपको याद आ गया होगा? यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। सही उत्तर है घना कोहरा। यस बच्चों, तो चौथा अर्थात गर्म एवं ठंडी धाराएं जहां एकत्र आती हैं उन क्षेत्रों में घना कोहरा का निर्माण होता है। चलिए बच्चों अभ्यास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से अंटार्कटिका तक बहने वाली धाराएं कौन सी हैं? तो आपके पास 4 विकल्प हैं, गर्म सागरी धाराएं,
ठंडी सागरी धाराएं, सतही सागरी धाराएं या गहरी सागरी धाराएं। 4 विकल्प आपके पास है। याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी। उत्तरी ध्रुव प्रदेश से अंटार्कटिका तक बहने वाली धाराएं। बच्चों याद कीजिए, यस तो आपको याद आ गया होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। और जो सही विकल्प है वो है चौथा, गहरी सागरी धाराएं। इस बच्चों, तो उत्तरी ध्रुव से अंटार्कटिका तक बहने वाली जो धाराएं हैं, गहरी सागरी धाराएं। तो चलिए बच्चों, आइए और अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। 500 मीटर से अधिक गहरे जल में भी धाराएं होती हैं, उन्हें गहरे जल की धाराएं कहते हैं। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? 500 मीटर से अधिक गहरे जल में भी धाराएं होती हैं, उन्हें गहरे जल की धाराएं कहते हैं। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। एक कथन और लेते हैं, राइट। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखिए। हिमशैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक नहीं है। तो बच्चों याद कीजिए, हिमशैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक नहीं। हमने चर्चा की थी बच्चों, हिमशैलों की हमने बात की। यस बच्चों, अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर बच्चों बर्फ ही बर्फ जमी है, और बच्चों में ऐसे में हमने चर्चा की थी कि जब यस बच्चों हिमशैलें जब कह सकते हैं कि जब पिघल करके, यस बच्चों अगर समुद्र की बात करें, सागरों की बात करें, महासागरों की बात करें, यस बच्चों जब उसमें प्रवाहित होती है, उसमें बहती हुई आगे बढ़ती है बच्चों, तो हमने चर्चा की थी, आपको याद आया होगा, हमने चित्र भी आपको दिखाया था। तो अब आप समझिए कि हिमशैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन असत्य है। हिमशैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक नहीं है, ये कथन असत्य है। तो बच्चों सत्य करके लिखना है। अगर कथन असत्य है तो क्या करेंगे आप? उसे सत्य करके लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, हिमशैलों की हलचल जल परिवहन की दृष्टि से हानिकारक है। ये बच्चों बहुत ही खतरनाक है। और बच्चों पानी की जो जहाज है बच्चों, रास्ते में अगर हिमशैलों के रास्ते में अगर पानी की जहाज पहुंच जाती है तो बच्चों हिमशैल इतने बड़े बड़े होते हैं कि जहाज में तोड़फोड़ हो जाता है और जहाज कभी कभी डूब भी जाते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति बन जाती है हिमशैलों के कारण। तो ये ध्यान रखिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे अभ्यास कर लेते हैं, राइट। तो चलिए लास्ट में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर एक कथन और। ठंडी सागरी धाराओं के पास के तटों पर वृष्टि की मात्रा कम होती है। इस बच्चों हमने उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। ठंडी सागरी धाराओं के पास तटों पर वृष्टि, वृष्टि का मतलब वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन। तो ठंडी सागरी धाराओं के पास तटों पर वृष्टि की मात्रा कम होती है। तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए टैली कर लीजिए। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, राइट। तो ठंडी सागरी धाराओं के पास के तटों पर वृष्टि की मात्रा कम होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों चलिए हमने महासागरी धाराएं पार्ट 2 का अध्ययन किया। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है। इस बच्चों तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इस बच्चों, और मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।